आ, आज की जो चर्चा है ना वो थोड़ी सी थोड़ी भारी हो सकती है। 10 नवंबर 2025 की उस खौफनाक शाम का दृश्य एक बार दिमाग में लाते हैं। दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन। हाँ, गेट नंबर 1 के पास शाम के 6:52 हो रहे थे। एक आम दिन की तरह ट्रैफिक धीमी गति से रेंग रहा था। लोग बस अपने ऑफिस से घर लौटने की जल्दी में थे। और तभी वो सफेद कार वहां आती है। बिल्कुल, एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार वहां आके रुकती है और अगले ही पल एक भयानक, एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। जो कि किसी फिल्म का सीन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं इस घटना से जुड़े दस्तावेजों की गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे डेस्क पर इस समय विकिपीडिया के आर्टिकल्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल और डीडी न्यूज की विस्तृत रिपोर्ट्स का एक पूरा बंडल पड़ा है। और सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारे पास कुछ और भी अहम दस्तावेज हैं। हाँ, 2011 के दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी एनआईए की चार्जशीट है हमारे पास, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर पीपी सिंह का एक बेहद विश्लेषणात्मक लेख भी है। आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। भारत में अर्बन टेररिज्म को समझना। जी, ये समझना कि शहरी आतंकवाद ने पिछले 20 सालों में अपना रूप कैसे बदला है। 2005 में भीड़भाड़ वाले बाजारों में रखे जाने वाले टिफिन बमों से लेकर 2025 के इन व्हाइट कॉलर पेशेवर आतंकी मॉड्यूल्स तक ये शिफ्ट कैसे हुआ। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। 2025 के इस लाल किला मेट्रो ब्लास्ट में 15 मासूम लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज की टाइमलाइन बहुत कुछ कहती है। धमाके से पहले दोपहर 3:19 से लेकर शाम 6:48 तक, यानी लगभग 3 घंटे, ये कार सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में चुपचाप खड़ी थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सफेद कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा शख्स कोई टिपिकल अपराधी नहीं था। मतलब कोई गुमराह या बेरोजगार युवा नहीं था। नहीं, और ना ही बॉर्डर पार से आया कोई घुसपैठिया था। डिजिटल फोरेंसिक और जांच से जो चेहरा सामने आया वो बहुत विचलित करने वाला है। कार चलाने वाला एक हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल था, डॉक्टर उमर उन नबी। एक डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर उमर मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। आतंकवाद के बारे में हमारी एक सेट इमेजिनेशन होती है, लेकिन एक डॉक्टर जिसने इंसान की जान बचाने की शपथ ली हो, उसका एक सुसाइड बॉम्बर या ऐसे घातक हमले का हिस्सा बन जाना आतंकवाद के एक पूरी तरह से नए और खौफनाक डायनामिक को सामने लाता है। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे जो हाथ जीवन रक्षक दवाएं देते हैं वही अचानक जानलेवा बन जाएं। ये फैक्ट ही अपने आप में बहुत डरावना है। एक डॉक्टर जिसे समाज में इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और जैसा कि रिपोर्ट्स में सामने आया, इस घटना के तार सीधे फरीदाबाद से जुड़े थे। फरीदाबाद वाले उस छापे से? जी, धमाके से ठीक एक दिन पहले 9 और 10 नवंबर को पुलिस ने फरीदाबाद में कुछ सीक्रेट लोकेशंस पर रेड की थी, और वहां जो मिला वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट। बाप रे, 2900 किलो! हाँ, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल का एक्सप्लोजिव है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफलें, टाइमर्स, ये सब एक पूरा जखीरा था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मॉड्यूल में डॉक्टर उमर उन नबी अकेला व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा का पूरा पढ़ा लिखा इकोसिस्टम था। फरीदाबाद का वो घर जहां से ये सारे विस्फोटक बरामद हुए, वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील के नाम पर किराए पर लिया गया था। वो भी पुलवामा का ही रहने वाला एक डॉक्टर है। मतलब एक और डॉक्टर? हाँ, और इसके अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर अदील मजीद राथर जैसे नाम भी इस मॉड्यूल में सामने आए। ये सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। एक पूरा नेटवर्क मेडिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले लोगों का था। अब अगर हम वापस उस कार पर आए जो 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी थी। हाँ, वो जो सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी थी। जी, तो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। जांच एजेंसियों का ये साफ मानना है कि फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी की खबर इस नेटवर्क तक पहुंच गई थी। लेकिन रुकिए, अगर ये इतने स्मार्ट और पढ़े लिखे थे तो क्या उन्हें अपना कोई बैकअप प्लान ही बनाना चाहिए था? मेरा मतलब है, कार 3 घंटे से खड़ी है तो अचानक उसे सड़क पर लाकर ब्लास्ट क्यों किया गया? क्योंकि जब आपके साथियों की गिरफ्तारी होने लगे और इतना बड़ा जखीरा पकड़ा जाए, तो चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। पैनिक, घबराहट। बिल्कुल। मॉड्यूल में भारी घबराहट फैल गई थी। माना जा रहा है कि ओरिजिनल प्लान कुछ और था, शायद कोई बहुत बड़ा टारगेट या फिर इसे किसी और खास दिन, जैसे रिपोर्ट्स में दिवाली या रिपब्लिक डे का जिक्र है, तब अंजाम दिया जाना था। लेकिन पुलिस रेड्स के प्रेशर और पैनिक में डॉक्टर उमर ने वो कार पार्किंग से निकाली।
तो क्या उसने खुद को उड़ा लिया? अब ये साफ नहीं है कि उसने जानबूझकर समय से पहले यानी प्रीमेच्योरली धमाका किया या फिर आईईडी जैसे सेंसिटिव बम को जल्दबाजी में हैंडल करने में कोई चूक हो गई। इस तरह के इम्प्रोवाइज्ड बम बहुत अनस्टेबल होते हैं, एक गलत वायर और खेल खत्म। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी खौफनाक भी। दशकों से हम सुनते आए हैं कि शिक्षा और अवेयरनेस ही कट्टरपंथ या रेडिकलाइजेशन को दूर करने का इकलौता सॉलिड तरीका है। हमें लगता है कि अगर कोई इंसान डॉक्टर या इंजीनियर बन गया तो अपने आप लॉजिकल और समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। वही तो। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा ही इस कट्टरपंथ का एक नया, ज्यादा धारदार और साइलेंट हथियार बन गई है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर पीपी सिंह का जो लेख हमारे पास है वो इसी विडंबना पर फोकस करता है। ब्रिगेडियर पीपी सिंह का एनालिसिस इस शिफ्ट को बहुत बारीकी से पकड़ता है। उन्होंने समझाया है कि कैसे रेडिकलाइजेशन अब सिर्फ गरीबी या अनपढ़ होने का नतीजा नहीं रहा, ये अब मेडिकल और इंजीनियरिंग के उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स के दिमाग तक पहुंच गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के नेटवर्क का दुरुपयोग करके इन पढ़े लिखे युवाओं को एक सेफ हेवन दिया गया, और क्योंकि ये लोग टेक्निकली बहुत साउंड है इसलिए इनके ऑपरेट करने का तरीका बहुत सोफिस्टिकेटेड है। जैसे कि वे नॉर्मल फोन कॉल्स या व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते। एकदम सही। वे सिग्नल जैसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी एक कदम आगे ईमेल ड्राफ्ट्स का तरीका। ये ईमेल ड्राफ्ट्स वाला तरीका थोड़ा समझाइए, ये किसी स्पाई मूवी जैसा लगता है। अकाउंट का पासवर्ड शेयर करते हैं, एक आदमी मैसेज लिखता है लेकिन उसे सेंड नहीं करता, वो उसे सिर्फ ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर देता है। दूसरा आदमी दुनिया के किसी भी कोने से उस अकाउंट में लॉगिन करता है, ड्राफ्ट पढ़ता है और उसे डिलीट कर देता है। कमाल है, क्योंकि ईमेल कभी इंटरनेट के जरिए भेजा नहीं गया, इसलिए उसे बीच में इंटरसेप्ट करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा बॉम्ब बनाने के लिए ये लोग कोई सस्पिशियस केमिकल खरीदने के बजाय बाजार में आसानी से मिलने वाले एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आईओडी तैयार कर लेते हैं। ये तो ऐसा है जैसे अपने ही टैलेंट को हैक करके तबाही का टूल बना लेना। और सच कहूं तो पढ़े लिखे पेशेवरों द्वारा अपनी एक्सपर्टीज का ऐसे गलत इस्तेमाल करने का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं दिसंबर 2021 के रोहिणी कोड ब्लास्ट की तरफ, तो वो केस एक डार्क कॉमेडी लगता अगर वो इतना खतरनाक ना होता। वो डीआरडीओ साइंटिस्ट वाला केस। हाँ, वहां एक टॉप लेवल की डीआरडीओ साइंटिस्ट भारत भूषण कटारिया ने अपनी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल किया, और वो भी किस लिए? किसी बड़े ग्लोबल कॉज के लिए नहीं, बल्कि अपने ही पड़ोसी और वकील अमित वशिष्ठ को मारने के लिए। दोनों के बीच बस एक पुराना कानूनी विवाद चल रहा था। जी, रोहिणी कोट वाला मामला इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे रोजमर्रा की चीजों को हथियार बनाया जा सकता है। कटारिया ने किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से संपर्क नहीं किया। उसने ई कॉमर्स साइट्स जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से अमोनियम नाइट्रेट मंगवाया। उसने एक मोटरसाइकिल के एंटी थेफ्ट सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर करके उसे बम का रिमोट कंट्रोल बना दिया। एक एंटी थेफ्ट सिस्टम को? हाँ, फिर उस आईडीडी को एक साधारण टिफिन बॉक्स में छिपा के कोर्ट के कमरा नंबर 102 में रख दिया। मतलब एक एंटी थेफ्ट डिवाइस जो चोरी रोकने के लिए है, उसका इस्तेमाल जान लेने के लिए किया गया। एक साइंटिस्ट का दिमाग कैसे काम करता है, ये उसका एक बहुत ही ट्विस्टेड एग्जाम्पल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभरता है। आतंकवाद और वायलेंस अब सरहदों या दूर दराज के पहाड़ों में बने ट्रेनिंग कैंप्स तक सीमित नहीं है। ये पूरी तरह से शिफ्ट होकर हमारे पड़ोस के साइबर कैफे, यूनिवर्सिटी के कैंपस और मॉडर्न लैब्स में आ गया है। ये बहुत चिंताजनक है। शिक्षा और तकनीक जो हमें आगे ले जाने के लिए है, उनका इस्तेमाल बिना किसी शक के घेरे में आए तबाही मचाने के लिए किया जा रहा है। एक डॉक्टर या साइंटिस्ट जानता है कि सिस्टम के लूप होल्स क्या है, पुलिस के रडार से कैसे बचना है और केमिकल्स को कैसे ब्लेंड करना है। यही बात इस नए व्हाइट कॉलर टेररिज्म को इतना अदृश्य और खतरनाक बनाती है। इस अदृश्य खतरे को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। 2005 और 2025 के बीच जो कॉन्ट्रास्ट है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 29 अक्टूबर 2005 का वो दिन याद करते हैं। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले का वक्त था। भीड़-भाड़ वाले बाजार, बिल्कुल दिल्ली के बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग त्योहार की शॉपिंग कर रहे थे, और तभी पहाड़गंज, सरोजनी नगर और गोविंदपुरी में एक के बाद एक 3 सिलसिलेवार धमाके हुए। 62 लोगों की मौत, 210 से ज्यादा घायल। उस समय मोडस ऑपरेंडी बहुत अलग था। लश्कर-ए-तैयबा ने इस्लामिक इनकलाब महाज के नाम से जिम्मेदारी ली थी। बमों में सीधा आरडीएक्स का इस्तेमाल होता था।
पहाड़गंज में बम एक 2 व्हीलर में रखा गया था जो एक मेडिकल स्टोर के बाहर था। और गोविंदपुरी का मामला तो और भी भयानक हो सकता था अगर उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी न दिखाई होती। वो कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। एक खचाखच भरी हुई डीटीसी बस, कंडक्टर की नज़र एक लावारिस काले बैग पर पड़ती है। जब कोई उस बैग को क्लेम नहीं करता तो उसे तुरंत शक हो जाता है। और उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई। हाँ, वे बिना एक पल गवाए बस रोकते हैं, सभी यात्रियों को बाहर निकालते हैं और उस बैग को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इस प्रोसेस में वो बुरी तरह घायल हुए, लेकिन दर्जनों जानें बच गईं। ये था 2005 का आतंकवाद, फिजिकल बॉम्ब, लावारिस बैग और आम लोगों की सतर्कता। लेकिन फिर आता है 2011 का दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2011 के उस केस की जो एनआईए की चार्जशीट है, स्टेट वर्सेस आबिद हुसैन, वो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौर का एक मास्टर क्लास है। 7 सितंबर 2011 को हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 और 5 के बीच बम फटा, 15 लोग मारे गए। लेकिन सुराग कहाँ मिला? एक ईमेल में। वो आज तक न्यूज़ चैनल वाला ईमेल। जी, धमाके के कुछ ही घंटों बाद आज तक न्यूज़ चैनल को एक ईमेल आया। आईडी थी harkatuljihadi2011@gmail.com। इसमें हमले की जिम्मेदारी ली गई थी और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी रोकने की मांग की गई थी। तो एजेंसियों ने इसे कैसे क्रैक किया? मेरा मतलब है आज के टाइम में तो कोई भी एक फेक ईमेल बना सकता है। आज बना सकता है, लेकिन 2011 में क्रिमिनल्स इतने डिजिटली अवेयर नहीं थे। एनआईए ने सीधे गूगल से संपर्क किया और उस ईमेल का आईपी एड्रेस मांगा। आईपी एड्रेस इंटरनेट की दुनिया में आपके घर के पते जैसा होता है। वो एड्रेस जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के ग्लोबल साइबर कैफे का निकला। सीधे साइबर कैफे तक पहुंच गए। हाँ, जांच में पता चला कि एक किशोर यानी जुवेनाइल आबिद हुसैन अपने एक दोस्त के साथ उस साइबर कैफे के केबिन नंबर 3 में गया था और वहीं से उसने वो ईमेल भेजा था। बस एक केबिन नंबर और एक आईपी एड्रेस, ये तो आज के हिसाब से बहुत ही बेसिक गलती लगती है। यही तो कैच है। 2011 में ये संभव था, लेकिन 2025 में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, आतंकवादी वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन का मतलब है कि अगर आप दिल्ली में बैठकर इंटरनेट चला रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस ब्राजील या रूस का दिखाई देगा। लोकेशन पूरी तरह से मास्क हो जाती है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे एक चिट्ठी को 10 अलग-अलग पोस्ट ऑफिस से घुमाकर भेजा जाए, ताकि कोई ये ना जान सके कि उसे ओरिजिनली किसने भेजा था। इसीलिए 2025 में सिर्फ एक ईमेल या आईपी एड्रेस से मुजरिम तक पहुंचना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब आतंकवादी इतने एडवांस हो गए हैं, वीपीएन और इंक्रिप्शन के पीछे छिप रहे हैं, तो हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस नए और कॉम्प्लेक्स खतरे से कैसे निपट रही हैं? 2025 के लाल किला ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन को देखें तो लगता है कि फोरेंसिक साइंस ने एक बड़ा गेम चेंजिंग रोल प्ले किया है। बेशक, ये केस मॉडर्न फोरेंसिक की एक बहुत बड़ी जीत है। ब्लास्ट के तुरंत बाद फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से 40 से ज्यादा अलग-अलग सैंपल्स कलेक्ट किए। 40 सैंपल्स काफी होता है। हाँ, और केमिकल एनालिसिस ने तुरंत बता दिया कि ये सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट नहीं था, बल्कि उसे ज्यादा घातक बनाने के लिए किसी हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव के साथ मिक्स किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब कार के मलबे में स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर के बीच फंसा हुआ एक पैर का टुकड़ा मिला। और यहीं पर वो मेडिकल और साइंस वाला एंगल फिर से सामने आता है। बिल्कुल। एम्स की टीम ने उस मानव अवशेष का डीएनए टेस्ट किया, क्योंकि डॉक्टर उमर नबी पर पहले से शक था, शायद फरीदाबाद रेड्स के इनपुट्स के आधार पर। तो पुलिस ने उसकी मां और भाई के डीएनए सैंपल्स लिए, फैमिलियल डीएनए मैचिंग की गई और वो पूरी तरह से मैच हो गया। तो मतलब कोई डाउट नहीं बचा? कोई डाउट नहीं। इससे ये साइंटिफिकली साबित हो गया कि कार वही चला रहा था। इसके साथ ही डिजिटल फोरेंसिक के जरिए कार की पूरी ओनरशिप हिस्ट्री निकाली गई कि वो कार कितनी बार बिकी और आखिर में पुलवामा के एक तारिक नाम के शख्स के पास कैसे आई। टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों ने बदरपुर बॉर्डर से कार की एंट्री को भी ट्रैक कर लिया। काउंटर कर रही हैं। और इस घटना के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शन था वो भी बहुत तेज था। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे सभी प्रमुख शहरों को तुरंत हाई अलर्ट पे डाल दिया गया। यहां तक कि अमेरिका और फ्रांस ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। दिल्ली, जो कि एक ग्लोबल हब है, वहां ऐसी घटना का असर इंटरनेशनल लेवल पे होता ही है। बिल्कुल। प्रशासन ने विक्टिम्स के लिए भी तुरंत कदम उठाए। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए,
स्थायी विकलांगता के केस में 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। ये एक जरूरी कदम था। इस पूरे घटना के बाद जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए वो भी देखने लायक थे। यह हमेशा दिलचस्प होता है कि कैसे एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भूटान के दौरे पर थे और उन्होंने वहीं से ये बयान दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तुरंत मोर्चा संभाला और केस NIA को ट्रांसफर कर दिया। और जैसा कि अक्सर होता है, चुनाव का समय होने की वजह से विपक्ष ने भी सवाल उठाए। GMM ने सीधा सवाल किया कि राजधानी में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इतना विस्फोटक कैसे पहुंच गया। वहीं बीजेपी ने अपील की कि इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए और आतंकवाद के खिलाफ सब एकजुट रहें। और एक बात जो खास तौर पर नोट करने वाली थी वो ये कि जमाते इस्लामी हिंद और अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सुरक्षा में हुई चूक की एक निष्पक्ष जांच की मांग की। ये दिखाता है कि इस तरह के संकट के समय पूरा देश विचारधाराओं से ऊपर उठकर एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर हम 2005 के भीड़-भाड़ वाले बाजार के उस साधारण टिफिन बॉम्ब से लेकर 2025 के इस डॉक्टर द्वारा चलाई जा रही कार बॉम्ब तक का सफर देखें तो हमने एक पैराडाइम शिफ्ट देखा है। पहले आतंकवाद एक दूर की चीज लगती थी जिसका एक टिपिकल चेहरा होता था, लेकिन आज एक ऐसा इंसान जिसे समाज अपना सबसे एलीट, सबसे पढ़ा लिखा हिस्सा मानता है, वो भी कट्टरपंथ का शिकार हो सकता है। सही कहा। तकनीक और शिक्षा दोनों ही एक दोधारी तलवार बन गए हैं। पूरी चर्चा को समेटें तो ये समझ आता है कि लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर या हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई अब एन्क्रिप्टेड एप्स, साइबर स्पेस और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग के भीतर लड़ी जा रही है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का ये जो नया चेहरा हमने आज डीकोड किया है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये बहुत गहरी सोचने वाली बात है। इन सभी दस्तावेजों और रिपोर्ट्स की गहरी छानबीन के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद एक्सप्लोजिव्स और DNA टेस्ट से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। समाज पूरी तरह से भरोसे पर चलता है। जब कोई बीमार होता है तो वो बिना सोचे समझे डॉक्टर के सफेद कोट पर भरोसा कर लेता है। बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं इस भरोसे के साथ कि वो वहां ज्ञान और तरक्की सीखेंगे, और इसी भरोसे को निशाना बनाया जा रहा है। यही सबसे बड़ा डर है। जब आतंकवाद किसी सीमा पार के कैंप में नहीं बल्कि पढ़े लिखे पेशेवरों के दिमाग और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स में पनप रहा हो तो क्या समाज का ये बेसिक ट्रस्ट सिस्टम ही नहीं टूट जाएगा? अगर जीवन रक्षक ही जानलेवा बन जाएं तो आने वाले कल में हमारी सुरक्षा प्रणालियां एक आम नागरिक और एक व्हाइट कॉलर आतंकी के बीच का फर्क कैसे पहचानेंगी? इस ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी का जो मनोवैज्ञानिक बोझ हमारे समाज पर पड़ेगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना होगा।